बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एडवोकेट फ़ैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। और काफ़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं इस हफ़्ते। तो ऐसा लगता है कि अगर हम ज़ंजीर अदल को अदालतों की खबरों पे करना है तो हमारे पास बहुत सा मवाद है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट्स, हर जगह पर अदालतें जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। लेकिन हम बात करेंगे इमरान ख़ान साहब की, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब की जानिब से जो हिफाजती ज़मानत, उनकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद से ज़मानत जो है वो मनसूख हुई। अदम पेशी पर, अदम पैरवी की बुनियाद पर जो है ज़मानत कैंसिल की गई और उसके बाद फौरी तौर पर उनके वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। परसों का दिन भी हमारा बड़ा मसरूफ़ रहा अदालत के अंदर और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो है वो समाअत करते रहे और बार बार उनको टाइम देते रहे कि इमरान ख़ान साहब ख़ुद पेश हो जाए। और फाजिल अदालत का ये भी कहना था कि उनकी अपनी बेशुमार जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें प्रोटेक्टिव बेल के लिए मुलजिम का ख़ुद अदालत में पेश होना ज़रूरी होता है। बहरहाल परसों का पूरा दिन गुजर गया और ना वो पेश हुए और ना कोई फ़ैसला हुआ। कल फिर सुबह ये समाअत शुरू हुई और उसके बाद एकदम फिर दोबारा एक पटिशन दायर की गई। संजरानी थाना है इस्लामाबाद का, उसमें जहाँ पर इमरान ख़ान साहब पर कहते हैं कि इल्ज़ाम है कि सड़क ब्लॉक की, कश्मीर हाईवे आई थिंक ब्लॉक की, और उस पर 780A के तहत मुकदमा उन पर दर्ज किया गया जो असल मुकदमा था जिसमें ख़ान साहब की बेल मनसूख हुई थी। अली बाकी नजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना। उस बेंच ने समाअत की। ख़ान साहब को हवाले से यकीन दहानी कराई गई अदालत को कि वो 6:30 बजे तक अदालत में पहुँच जाएंगे। अदालत पूरे 6:30 बजे कमरे में मौजूद थी, कोर्ट रूम में मौजूद थी। आवाज़ की लगाई गई, केस टेकअप हुआ तो मालूम हुआ कि ना तो इमरान ख़ान साहब ख़ुद आए हैं और ना ही इमरान ख़ान साहब के वकील अज़हर सदीक़ साहब कमरा अदालत में मौजूद थे। इनके एसोसिएट की जानिब से कहा गया कि बस दरवाज़े तक पहुँच गए हैं। कोर्ट क्योंकि देख रही थी, काफ़ी देर से टाइम दिया जा रहा था, मुसलसल टाइम दिया जा रहा था, लेकिन ख़ान साहब पेश नहीं हो रहे थे। तो अदालत ने जो है वो इमरान ख़ान साहब की प्रोटेक्टिव बेल की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दिया और उसका फ़ैसला भी जो आया, उस फ़ैसले में भी यही कहा गया कि इमरान ख़ान साहब पेश नहीं हुए और प्रोटेक्टिव बेल के लिए जो है वो मुलजिम को ख़ुद कमरा अदालत में पेश होना होता है। कई बार मौके दिए गए जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जानिब से भी। अब एक और मामला जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास आया, जो एक पटिशन थी उसमें दस्तखत फ़र्क थे और विड्रॉल की जो दरख्वास्त थी उसमें दस्तखत फ़र्क थे। फाजिल अदालत ने इस चीज़ को सीरियसली इस पर नोटिस लिया और उन्हें कहा कि मैं तो दरख्वास्त गुजार और वकील जो भी इसके अंदर जिसकी भी ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग करूँगा। उस पर भी 20 तारीख का टाइम दिया गया है और अब फैज़ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और वो यकीनन ये सोच रहे होंगे कि शादाब साहब आज अकेले ही बोलते जाए। साहब असल में मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 दिन हमारी काफ़ी वार्ड लगी है कोर्ट रिपोर्टर्स की, अदालतों के अंदर भाग, इस जगह जा, ख़ान साहब आ रहे हैं, ख़ान साहब चल पड़े हैं, ख़ान साहब गाड़ी में बैठ गए हैं, ख़ान साहब गाड़ी से निकल पड़े हैं, गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हमारी भी दौड़ें लगी रही, पुलिस की भी दौड़ें लगी रही और सब की, लेकिन ख़ान साहब नहीं आए। थोड़ा सा इसके ऊपर बताएंगे कि हिफाजती ज़मानत के लिए किसी का फ़िज़िकली पेश होना क्यों ज़रूरी होता है। अगर एक शख्स हिफाजती ज़मानत चाह रहा है तो ज़ाहिर है फैज़ उसको ख़तरा होगा ना कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब अगर वो घर से निकल के कोर्ट तक आते हैं और रास्ते में उनको किसी जगह पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो या वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए आते हैं और किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर तो मसला ख़राब हो जाता है ना। नहीं देखें, जहाँ तक आपने अब 2 सवाल पूछे। पहला ये कि अगर मैं हिफाजती ज़मानत दायर करूँ हाई कोर्ट में और मैं घर से निकल के हाई कोर्ट के रास्ते में हूँ और मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए तो क्या होगा, क्या ये गलत नहीं है। और दूसरा ये कि अगर मैं हिफाजती ज़मानत एक मुकदमे में दर्ज करूँ और मैं अदालत आऊँ, हिफाजती ज़मानत लूँ और किसी और मुकदमे के अंदर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए तो क्या होगा। तो ये 2 मुख्तलिफ सवाल हैं। मैं पहले वाले का जवाब पहले देता हूँ। देखें, अगर आपने हिफाजती ज़मानत दायर की है और समाअत के लिए आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो इसमें बहुत दफ़ा हमने एज वकील सुने और देखा है कि अदालत खुद कहती है कि जब बंदा अदालत ज़मानत लेने आ रहा हो तो रास्ते में उसको गिरफ़्तार ना किया जाए ताकि उसको राइट ऑफ हेयरिंग अपना मिल जाए। पहले सवाल का तो जवाब ये। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि अगर आपके ऊपर कोई और मुकदमा दर्ज है तो आप उसकी भी जमानत करवा लें। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक मुकदमे के अंदर हिफाजती जमानत करवा के और कहें कि अब ये
अक्रॉस द बोर्ड सारे के सारे मुकदमात के ऊपर लगेगा। अगर आपके ऊपर एक से ज़्यादा FIR दर्ज हैं और एक से ज़्यादा मुकदमे हैं तो फिर आप एक से ज़्यादा हिफाजती ज़मानतें जो है वो दायर करें। ये आप किसी तरह एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि जी अगर मैं इस वाली हिफाजती ज़मानत में आया तो मुझे किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मुझे लगता है ये जो स्पेसिफिक वजह है ये एक्सप्रेसली अदालत के सामने बोली नहीं गई थी। अदालत के सामने जो वजूहात रखी गई थी वो दो थी। पहला मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ना आना और दूसरा ये था कि जी सिक्योरिटी के खदशात हैं। अब इन दोनों को एक मिनट एड्रेस कर लेते हैं। जहां तक बात है सिक्योरिटी के खदशात की तो उसमें अदालत ने बारहा दफा ये बात की कि सिक्योरिटी हम आपकी अरेंज कर देती हैं, हम ऑफिशियल्स को कह देते हैं कि आपको बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी भी किस्म के सिक्योरिटी इशू के अदालत में पहुंचाएं क्योंकि अदालत ने आपको बुलाया और ये आप पे लाजिम है कि आप आएं। जहां तक दूसरी बात है कि मेडिकल ग्राउंड की वजह से ना आना, देखिए मेडिकल ग्राउंड या तो अगर इमरान खान साहब की कोई तबीयत खराब होती, उनको कोई बेड रेस्ट होता तो फिर ये वाला जो एक्सक्यूज था ये अदालत द कोर्ट टेक्स दैट इनटू कंसिडरेशन। मसला ये है कि यहाँ पर खान साहब हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, खान साहब लोगों से मिलते भी हैं। खान साहब की टांग पर गोली लगी जिसकी वजह से उनको जो है वो जख्म हुआ, वो इंजर्ड हैं। दुआ गो हैं हम सारे कि अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। लेकिन खान साहब, अदालत ने बात सही की कि व्हील चेयर पे भी बैठ के आ सकते थे। खान साहब ने घर से उठना था, व्हील चेयर से गाड़ी पे तक जाना था, गाड़ी से व्हील चेयर पे अदालत के कमरे तक आना था। किसी ने भी खान साहब को नहीं कहा था कि वो पैदल आए, तो ये किया जा सकता था। और बात लेकिन फैज जिस तरह अदालत के बाहर अदालत के अंदर तो जो बगैर गोली वाले शख्स हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है डाइस तक पहुंचना। तो इस सिचुएशन के अंदर खान साहब ज़ाहिर है दिक्का ये सारी चीजें अब ये इतनी सी बात के ऊपर अगर आप कहें कि मैं अदालत का बिल्कुल डिसरिगार्ड करूंगा कि मुझे खदशा है कि अदालत के अंदर रश हो और मैं सामने ना जा सकूं, अदालत ने ये भी कहा था, मैं सुन रहा था जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने, कि आपको रोस्टरम पे आने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये इस्लामाबाद ने कहा था, मैं यहाँ मुझे गलतफहमी हुई है, इस्लामाबाद वाली जज साहिबा ने कहा था कि आपको अदालत में रोस्टरम पे आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाजिरी लगवा के चले जाएं क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है। अब बात यह है कि इस तरह के बहाने बनाकर अदालत को फ्लाउट करना और अदालत के जो फैसले उनको रद्द करना, इसकी तो किसी बंदे को इजाजत नहीं दी जा सकती। और जहां तक ये बात है कि खान साहब को अदालत, क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं, उनके वकील साहब ने भी 2-3 दफा मुझे लगता है कल बात की कि जी बहुत बड़े लीडर हैं, उनको थोड़ा सा ये मद्देनजर देख के रख के अदालत को चलना चाहिए। तो बात यह है कि अदालतें कल रात को गालिबन 8, 6:30, 7 बजे तक तो खान साहब का इंतजार करती रही थी, जबकि अदालत का टाइम 3:30, 4 बजे तक है। तो फिर खान साहब को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट तो मिल रही है, अदालत बार बार मौके दे तो रही है। और ये हमने पहले भी देखा था कि इमरान खान साहब को अदालत ने 12 दफा मौके ऐसे दिए जो आम लोगों को नहीं मुयस्सर होते। आपने अगर प्रोटेक्टिव बेल फाइल करनी है तो जिस दिन बेल टेकअप होगी, एट द टाइम ऑफ द बेल बीइंग टेकन अप बाय द कोर्ट, जिस मिनट वो फाइल अदालत के सामने आएगी उस मिनट आपने रोस्टरम के ऊपर खड़े होना है, डाइस पे या अदालत के अंदर मौजूद होना है। और फिर भी आप नहीं थे और आपकी बजाय इसके कि बेल खारिज की जाए, आपको मौके दिए गए, बार बार मौके दिए गए और कहा कि जी तारिक सलीम शेख साहब ने जैसे तारिक सलीम शेख ने एक दिन मोहलत दी, फिर अगले दिन फिर दी, या 20 तारीख को फिर दी। जो दूसरा बेंच था जिसके अंदर एंटी टेररिज्म वाली उन्होंने फाइल की थी, वो बेंच 6:30 बजे तक इंतजार करता रहा। और बार बार खान साहब जो है वो शायद उनके दिमाग में वो इतने बड़े लीडर हैं कि वो अदालतों के सामने ना आए, अदालतें उनके पास जाएं, तो फिर ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता कि अदालतें उनके पास जाएं। अदालत अदालत होती है। हर शख्स, हर शहरी, पाकिस्तान का आइन जो है उसको ये एक बराबरी के जो है वो हकूक़ देते हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि खान साहब फ़िलहाल जो इस वक्त फैज़ उनकी जो हालत कंडीशन है, कंडीशन से मुराद लीगल कंडीशन है खान साहब की, क्या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है? क्योंकि सारी रात ये गवर्नमेंट ने, पुलिस ने त्राह निकाल के रखा लोगों का कि गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी हैं, प्रिजन वैन आ गई है, वो ये मजाक कर रहे हैं, ये क्या कोई गिरफ्तारी का प्रोग्राम है? गिरफ्तारी आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है, जिस मुकदमे के अंदर आपकी जमानत नहीं हुई, तो फिर आपकी गिरफ्तारी तो मुझे लगता है कि ना होना जो है वो गलत बात होगी, बजाय इसका कि हम ये कहें कि होना गलत बात है। अगर आपके ऊपर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR जो है वो कटी हुई है, जो कि एंटी टेररिज्म वाली, कल 2 दिन पहले जिसकी जमानत भी खारिज हुई, वो आपके ऊपर कटी हुई है और आप उसके बाद आपने अभी तक जमानत नहीं ली, और अगर आप भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुझे लगता है कि अदालत
स्टेट अथॉरिटीज़ आर कम्प्लीटली इन देयर राइट कि वो आपको गिरफ्तार करें। और मेरी नज़र में कि इम्तियाजी सलूक होगा अगर आपको गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि बाकी जिसके ऊपर आम शहरी के ऊपर ये FIR इस तरह की करती है उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा फैज़, अब जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दी उनकी बेल, अब अगर नेक्स्ट डेट पे खान साहब फिर पेश नहीं होते तो, और पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करती उनको, तो फिर क्या स्टेटस होगा अदालत के अंदर? अगर खान साहब पेश नहीं होते, देखें अभी तो ये जमानत चल रही थी, अब नेक्स्ट डेट तो मुझे लगता है इस केस में होनी ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर चलान तो जमा नहीं हुआ। वो तो चलान जमा होगा तो आपका मुकदमा शुरू होगा और उस मुकदमे के अंदर फिर आपको हर दफ़ा पेश होना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए अदालत के अंदर अगली तारीख तो मुझे एंटी टेररिज्म कोर्ट में होती इसलिए नहीं नज़र आती क्योंकि चलान जमा नहीं है। चलान एक बार जमा हुआ और उसके बाद भी आप चार्ज फ्रेम के लिए ना आए तो फिर आपको मफरूर करार दिया जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा यही पॉइंट है कि जी खान साहब के ऊपर अगर एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर एक FIR दर्ज है, बहस चले हम कर लेंगे कि ये FIR सही है या गलत है, मेरिट्स इसके क्या थे, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। मेरिट्स अगर इसके मेरिट्स अगर FIR के गलत हैं तो आप चैलेंज कर दें अदालत के अंदर और इसको क्वॉश करवा ले, लेकिन जब तक वो FIR स्टैंड करती है, आपके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, तो फिर तो आपके खिलाफ जो आपकी जो गिरफ्तारी है वो स्टेट एजेंसीज पे लाजिम है। और मुझे लगता है कि जितनी देर ये गिरफ्तारी ना हुई उतना ज़्यादा कानून का मजाक उड़ेगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास जो मामला अचानक चलना शुरू हो गया दस्तखत के हवाले से, उसकी क्या तफसीलात हैं, कानून क्या कहते हैं? देखें बड़ा सिंपल है, मैं अगर अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन या एक पिटिशन दायर करूं और फिर साथ एक उसकी जो सपोर्टिंग एफिडेविट होती है वो दायर करूं और उन दोनों के ऊपर जो दस्तखत हों वो बादी और नज़र में पता चल रहा हो कि मुख्तलिफ हैं, तो अदालत के पास ये पूरा हक है कि आपको बुला के कहेंगे जी तस्दीक करें इन दस्तखत की कि ये आपके हैं या नहीं है। और जब अदालत ने आपको कह दिया कि अदालत में आके तस्दीक करें, अदालत ने आपको बुला लिया, तो उसके बाद आपका ना आना विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है आपको बुलाना। और ये मैं यही बात कर रहा हूँ कि खान साहब ने शुरू से हमने यही देखा कि खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते थे और कहते थे कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अमीर गरीब ताकतवर कमज़ोर सारों के लिए कानून एक तरह का होना चाहिए। तो बात यह है कि जब अदालत ने बार बार आपको बुलाया तो आपको उठ के जाना चाहिए था। अदालत का इंसाफ, अदालत अदल इंसारों का तकाजा तो ये था, लेकिन आप नहीं गए। अदालत ने अगर ये देखें अदालत के अंदर अगर दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं तो अदालत के साथ तो एक ऑफेंस तो नहीं, लेकिन अदालत के साथ एक गलत बात तो की गई है। अगर वो दस्तखत जो है वो दोनों इमरान खान साहब के तो नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि उनमें से एक डॉक्यूमेंट जो है वो झूठा था। और अगर वो एक डॉक्यूमेंट झूठा है तो फिर तो अदालत ने या क्या नाम है इमरान खान साहब के खिलाफ या फिर वकील के खिलाफ प्रोसीड तो करना है। अब बात यह है कि उसके लिए अदालत ने तस्दीक करनी है कि क्या ये सच्चा है या झूठा है। इमरान खान साहब अगर आके कहते हैं कि ये मुझे दिखाया ही कभी नहीं गया था, ये झूठा फाइल हुआ है, तो फिर तो वो दस्तखत जो है वो वकील ने गलत किया और वकील के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं जी ये दोनों मेरे ही थे, मैंने किसी वजह से दो दस्तखत किए, तो फिर अदालत को ये समझ अदालत इसी से सेटिस्फाई हो जाएगी और मुतमईन हो जाएगी कि इसके अंदर किसी किस्म का झूठ या अदालत के साथ फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की गई। अब ये तस्दीक करने के लिए अगर अदालत आपको कहती है कि आपने मेरे सामने पेश होना है ये बताने के लिए, और आप आकड़ में बैठे हुए हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और आप नहीं जाते, तो फिर ये बात तो गलत है। देखिए ना, कानून सारों के लिए अगर एक जितना होना चाहिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कानून की है कि अगर अदालत किसी दिन आपको बुला ले अपने पास तो आप अदालत के सामने पेश तो हों, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सूबे की सबसे बड़ी अदालत। बिल्कुल। उसके जज ने आपको कहा कि आप पेश हों और आप अपने घर पे बैठेंगे जी मैं नहीं पेश होता। अब जब ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का रास्ता है, 7 मिनट से भी कम का रास्ता है, क्योंकि आपने कौन सा इशारों, आप अंदर से जा रहे हैं ना, मैं जरा थोड़ा सा माल से जा रहा हूं। आपने कौन सा इशारों पे रुकना है, आपने तो प्रोटोकॉल में सीधा निकले जाना है। अब बात ये है कि ये सारी चीजें मद्देनजर रख के अगर कोई ये कहे कि कल हाई कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट व्यू लिया इमरान खान साहब के सामने, तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल ही गलत बात है और बड़ी गैर मुनासिब बात है। अदालत ने स्ट्रिक्ट व्यू नहीं, उल्टा अदालत ने बहुत लीनियंट व्यू लिया, और जो बड़ी देर से हम देखते आ रहे हैं कि अदालतें इमरान खान साहब के लिए एक लीनियंट व्यू ले रही हैं। देखिए ना, आपको शदाब साहब याद होगा हमने वो डिस्कस भी किया था कि इमरान खान साहब पे इस्लामाबाद वाली स्पीच के बाद एक जज साहिबा के खिलाफ लोगों को उकसाने के ऊपर एक कंटेम्प्ट फाइल हुई थी, आपको वो शायद याद हो।
और उस कंटेम्प्ट के अंदर इमरान खान साहब ने एक दफा जवाब जमा करवाया, जो जवाब वापस दे के अदालत ने मोहलत दी कि आप फिर से जवाब जमा करवा दें क्योंकि ये जवाब आपके खिलाफ जाएगा। ये चीज इस मुल्क में मुझे लगता है आज से पहले शायद किसी को चले ये तो फिर देखे अदालतें तो फिर नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा कि अदालत के पास ये हक नहीं था, मैं कह रहा हूं अदालत के पास हक है ये सारा कुछ करने का, लेकिन फिर अब ये तो ना कहना कि अदालत स्ट्रिक्ट व्यू ले रही है हमारे खिलाफ, लीनियंट व्यू नहीं ले रही। बिल्कुल। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं फैजुल्ला, और ब्रेक के बाद आएंगे तो अगले टॉपिक पे चलेंगे, वो भी इससे मुतल्लिक ही है। इलेक्शन कमीशन ने कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और उन्होंने वहाँ क्या बयान दिया वो डिस्कस करेंगे, और उससे क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमिश्नर को कल सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया। जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो है वो उनकी सरबराही में बेंच जो है वो समाअत कर रहा था, और रिमार्क्स दिए गए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी होगी, काफ़ी मामला जो है वो टेकअप हुए। अब इलेक्शन कमिश्नर साहब जब आए सुप्रीम कोर्ट में, सुल्तान सिकंदर राजा साहब, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने 2-3 जवाबात दिए। उन जवाबात से मुझे तो अब आगे का समझ नहीं आ रही, तो फैज़ साहब से रहनुमाई लेंगे कि क्या हो सकता है। पहला जवाब उन्होंने दिया कि मैंने जब सिक्योरिटी के लिए आर्मी को कहा तो उनके पास सिक्योरिटी मुझे फ़राहम नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए जब जुडिशरी को कहा तो जुडिशरी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, और नहीं दी गई जुडिशरी हमें उन्होंने। फिर आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि जब हमने एक फ़ंड्स मांगे तो फ़ंड्स भी नहीं दिए गए, और कहा गया कि फ़ंड्स मुयस्सर नहीं हैं। अब ज़ाहिर है तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो फ़ंड्स हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हों, अमला हो, सिक्योरिटी हो, और फिर उसके बाद जो स्कूल के टीचर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के टीचर्स को वहाँ तैनात किया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर पे, तो उनका भी योमिया होता है, मुकर्रर होता है, वहाँ पर उनको खानों की फराहमी करना। अच्छा, फिर लॉजिस्टिक आ जाती है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में आपने वो बैग को लेके जाना है, उसको महफूज मकाम पे पहुँचा, ह्यूज ख़र्चा नज़र आता है। फैज़, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये तो चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है रहनुमाई देनी है, और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास मांग सकती है, बल्कि आप मेरी रहनुमाई करें कि क्या इलेक्शन कमीशन मांग सकती है या वो हुक्म दे सकती है कि मुझे सिक्योरिटी फ्राहम करो, मुझे जुडिशल ऑफिसर्स फ्राहम करो, मुझे पैसे फ्राहम करो? देखें, पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट दे दूं बड़े बाअदब तरीके से। हमारी आला अदालतें हैं, हमारी अदालत उज़्मा हमारे लिए बहुत अज़ीज़ है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और उनकी इज़्ज़त हमारी ऊपर आइनी तौर पर हम पाबंद हैं उनकी इज़्ज़त करने से। और कोई भी अगर अदालत के ख़िलाफ़ कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात करता है तो उसको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं बड़े अदब के साथ एक सिर्फ छोटा सा कमेंट ये करूँगा कि ये जब सारी इलेक्शन रिलेटेड सारी डिस्कशन हुई थी, जो मुकालमा आप बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें हमें ये जहन में रखना चाहिए कि उस टाइम मैटर इन इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने ये नहीं था। तो इस तरह का कमेंट की क्या लीगल वैल्यू है, क्या नहीं है, मेरी नज़र में तो ये कमेंट जो है सिर्फ एज अ पासिंग रिमार्क हम ले सकती हैं। इसकी लीगल या जुडिशल वैल्यू मुझे किसी किस्म की नज़र नहीं आती, क्योंकि अदालत के अंदर कोई भी चीज़ अगर मैटर इन इशू के अलावा डिस्कस हो, उसकी कानूनी हैसियत किसी किस्म की नहीं होती। नहीं, लेकिन फैज़ अब बात मैं आप वाले सवाल पे दूसरे पे आ जाऊं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ये बयान था, देखिए आर्टिकल 220 आइन का बड़ा वाज़ेह तौर पर और बड़े अनइक्विवोकल तौर पर यह बात करता है कि जितनी भी फेडरेशन की या प्रोविंस की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम देने में मदद करेंगी, और ये उन पर लाजिम है। अब क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुक्म दे सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि पैसे दिए जाएं,
या क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर हाई कोर्ट या केपीके हाई कोर्ट या पंजाब की लॉ मिनिस्ट्री या केपीके लॉ मिनिस्ट्री को ये बात कर सकता है कि हुक्म दे सकता है कि आप मुझे जुडिशल ऑफिसर्स फराम करें जो जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी, या क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुक्म कर सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप मुझे जो है वो आर्मी की सलाहियत दें, आर्मी के अफसरान दें ताकि हमें सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो। तो मेरी नज़र में हुक्म कहीं भी नहीं हो सकता, एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, एक जिस तरह ऑफिशियल इंटर डिपार्टमेंट या इंटर गवर्नमेंट बॉडी जो है वो एक कम्युनिकेशन भेजी जाती है। अब उसके बाद अगर उनका जवाब ये हो कि हम नहीं कर सकते, तो उसके बाद अगर कोई चीज़ बंदा इस चीज़ से ग्रीव्ड है तो वो बिल्कुल उसके पास हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जाए और इन सारों को पार्टी बना के पूछवाए अदालत से कि जी ये जो कानूनी इनकी जो इनकी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी अच्छा, है एक हेल्प फैस करने की, एक वो बात, क्यों नहीं पूरी की? अगर मतलब जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये अपना बयान वहाँ पर ये बात सारी उन्होंने कर दी, और अगर अब सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल कोई एक्टिविटी नहीं होती इस केस से मुतालिक, जैसे आपने बताया कि वो तो तकर्रुर और तबादलों से मुतालिक केस था, तो यही मामला चलता रहता है, बाकी 90 दिन गुजर जाते हैं, तो उस वक्त क्या ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब ये कह सकते हैं कि जी मैं तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को बता चुका था, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी इस बताए की? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो अब मैंने उस डेट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं देखा, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हुई होगी। वो आई हाईली डाउट कि ये चीज़ ऑर्डर में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये अगेन मैटर इन इशू नहीं था। अगर एक चीज़ मैटर इन इशू ही नहीं है तो अदालत अपने हुक्म के अंदर उसका जिक्र नहीं करती। ये तो एक मुकालमा था मुझे लगता है अदालत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, जो कि मीडिया पे रिपोर्ट हो गया, तो ये बात नहीं की जा सकती। हाँ, ये बात ज़रूर की जा सकती है कि क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्टिकल 220 की वायलेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन उन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ अदालतों में नहीं लिया, और क्यों नहीं अप्रोच किया अदालतों को कि जी हमारा जो आईनी और कानूनी मकसद है वो, या हमारा जो आईनी कानूनी मकसद है उसको सरअंजाम देने में हमारी जो मदद है, जो कि आईनी जिम्मेदारी है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पे, वो पूरी नहीं की जा रही, तो वो सवाल उठ सकता है। लेकिन देखिए अगर 90 दिन पूरे हो जाते हैं और उसके बाद नहीं, तो हाई कोर्ट का एक हुक्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसको अभी तक किसी जगह पे किसी हायर फोरम से जो सस्पेंड नहीं हुआ जो इन ऑपरेशन है, तो फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी के ऊपर एक तौहीन अदालत तो बनती है, और उस तौहीन अदालत के अंदर वो जाके ये डिफेंस अगर दें कि जी मेरे पास ये सारी, मैंने ये कम्युनिकेशंस लिखी थी और उनके वापसी पे मुझे ये कहा गया, तो वो फिर एक चीज़ है जो एक मुझे लगता है बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट अदालत के सामने लेने वाला होगा कि क्या अदालत पे उसके अंदर एक्शन किसी और के खिलाफ ले सकती है, या और क्या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट क्या उसके बाद उनके इस जवाब के बाद आर्मी चीफ को या प्राइम मिनिस्टर, ज़ाहिर है बेसिकली तो उन्होंने पैसे भी उन्हीं ने फराहम करना है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने जुडिशरी फराहम करनी है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए, उनको कोई हुक्म दे सकती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ना जी। देखें अब अगर लेट सपोज ये चीज़ चली जाती है अदालत के अंदर और अदालत के अंदर ये चीज़ उठा ली जाती है, तो फिर इफेक्टिवली एक जो पार्टी बनाई जाएगी उसके अंदर, क्योंकि एक जुडिशल ऑफिसर्स भी नहीं फराहम किए जा रहे, तो वो एक पार्टी तो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही बनाया जाएगा, जो कि नहीं बनाया जा सकता। अब बात यह है कि इसके अंदर एक आईनी बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हुआ है इस सारे मसले के ऊपर, और आर्टिकल 220 की जहाँ तक बात है वो तो वायलेशन उनकी अगर तो वो मना कर देते हैं। अब ये भी एक बात नहीं, मैं असल में मैं आप लाहौर हाई कोर्ट की, मैं तो एक्चुअली क्योंकि जनरल हम एक बात कर रहे हैं, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन की बात पे भी होने हैं, अगर जब और वहां पर ये चीजें ना प्रोवाइड की जाए। सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, क्योंकि हर सूबे की अपनी हाई कोर्ट है, और सूबे की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तो हाई कोर्ट के मातहत होती है। तो सुप्रीम चीफ जस्टिस एक दफ़ा इफ़ाक़ चौधरी साहब ने, मुझे याद पड़ रहा है, कोई मना कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि, और बात भी दुरुस्त है, देखिए हमारी जुडिशरी जो है अब आरओ चले जाते हैं, वो कोई चीफ जस्टिस वो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, सिविल जजेस होते हैं उसके अंदर। अच्छा, जब क्योंकि सियासतदानों ने एक तो बात है फैज़ मानना नहीं है, हार जीत जो भी है, जो भी हारेगा उससे कहना ये तो धांधली हो गई और ये हो गया वो हो गया, तमाम मलबा फिर जुडिशरी के ऊपर आ जाता है।
नहीं, तमाम मलबा पाकिस्तान में हर और इदारे पे आता है जो कि सियासतदान नहीं तो होते। देखे मेन वो तो हमारे फ्रंट लाइन पे तो जुडिशरी आ जाती है ना, अगर वो आरोज देती है तो। बिल्कुल, लेकिन वो हमारे सिक्योरिटी इदारों पे भी इल्ज़ाम डाल देती हैं, इंटरिम हुकूमत पे भी इल्ज़ाम डाल जाता है, कभी किसी बैरून मुल्क पे भी इल्ज़ाम डाले हुए हैं। तो वो हम इल्ज़ाम लगाने में तो हम इल्ज़ाम लगाने में तो बिल्कुल भी इम्तियाजी सलूक नहीं करते। लेकिन देखिए, बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मुझे तो लगता है कि एक नया किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा है, जो स्पेशली पंजाब और KPK के अंदर हम फेस कर रही हैं। कि एक तरफ से असेंबली तहलील कर दी गई, दूसरी तरफ से अभी तक ये ही डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन डेट देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन सर्कमस्टांसेस में किसकी है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असेंबली मैंने तहलील नहीं की, तो इसीलिए आर्टिकल 105 के 105(3) के अंदर जो मेरे ऊपर ड्यूटी है वो इधर नहीं अप्लाई करती, क्योंकि आर्टिकल 105(3) वाली डेट देने की ड्यूटी सिर्फ तब होगी जब असेंबली मैं तहलील करूंगा। ये तो असेंबली 48 घंटे का पीरियड खत्म होने की वजह से तहलील हुई, मैंने खुद तो नहीं की। तो ये एक तरफ खड़ा है इलेक्शन कमीशन, दूसरी तरफ खड़ा है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज किसी किस्म के नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। देखिए वो जो हल है ना फैज, वो वाला हल जो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो तो किसी ना किसी तरीके से निकल आएगा। असल तो चीज़ यहाँ पर आ रही है कि जो सिक्योरिटी, पैसा, जुडिशल ऑफिसर्स, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मिल रहे और तमाम चढ़ाई भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये इट इज़ हमारे मुल्क में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया है और हम अभी तक इसकी ग्रेविटी रियलाइज नहीं कर रहे। देखिए, हमारे मुल्क में हर 5 साल बाद इलेक्शन होने, अगर हर 5 साल बाद यही वाला ड्रामा हमारे मुल्क में होता रहा कि इलेक्शन डिले हो रही होंगे एक बहाने या दूसरे बहाने की वजह से, तो हमारे मुल्क की पूरी जमहूरियत जो है वो मेरी नज़र में तो कोमे में चली जाएगी। और हर दफ़ा इसी तरह का जो हुकूमत जा रही होगी वो कोई इस तरह का मसला क्रिएट करके चली जाएगी जिसकी वजह से इलेक्शन ना हो। अब इंटरिम हुकूमत जो है वो उसकी पावर्स बड़ी लिमिटेड हैं कानून और आइन के अंदर। इंटरिम हुकूमत लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि आपकी मुल्क ने, लेट सपोज आपकी सूबे ने फाइनेंस पॉलिसी बनानी है, कोई बजट लाना है, कोई इस तरह की चीज़ करनी है, तो वो इंटरिम हुकूमत तो नहीं ला सकती। तो अब अगर इंटरिम हुकूमत बजट नहीं पास कर सकती तो अगला आपका माली साल जो है उसके अंदर पंजाब पूरा सूबा जो है या KPK पूरा सूबा आपने किस तरह चलाना है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसका एक बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ना कि आईनी तौर पर, जमहूरी तौर पे हमारे मुल्क पे बहुत ज़्यादा है। और इसका और कोई हल नहीं है बजाय इसके कि हमारे सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स और हमारे सारे के सारे जो स्टेट बॉडीज हैं वो सारी एक दफ़ा बैठ के और इस चीज़ को डिसाइड करो इस मसले। अरे भाई, बैठना ही तो मुश्किल काम है ना, इकट्ठे बैठना ही तो मुश्किल है। इकट्ठे बैठ जाएं, अभी इस हालात में भी अगर इकट्ठे नहीं बैठ रहे, यहाँ भी 1.5-1.5, 2-2 इंच की अलग अलग ईंट की अलग अलग मस्जिदें बना के लोग अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं सोच रहा। पेट्रोल 275-76 रुपये लीटर हो गया है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल फैजुल्ला, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर, आज जब सुबह आँख खुली तो एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली। पाकिस्तान की जुडिशरी का, पाकिस्तान की अदलिया का, पाकिस्तान की वकालत का एक बड़ा नाम मलिक मोहम्मद क़य्यूम जो हैं वो अब हम में नहीं रहे। उनकी नमाज जनाजा जो है वो जामिया अशरफिया लाहौर में अदा कर दी गई। मलिक मोहम्मद क़य्यूम जो है वो उनके साहबजादे मोहम्मद अहमद क़य्यूम भी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम मलिक क़य्यूम के छोटे भाई और भाई हैं उनके, और वो भी इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं। मलिक मोहम्मद क़य्यूम का मैं थोड़ा सा ये ज़िक्र करना चाहूँगा। जो भी शख्स दुनिया में नाज़रीन पैदा होता है, आता है, इक़्तिदार मिलता है, तनाज़ात का शिकार तो वो रहता ही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मलिक क़य्यूम साहब की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो एक बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन जज, बेहतरीन वकील। और मलिक क़य्यूम साहब जब जज थे तो उस वक़्त भी अगर हम देखें तो जितने जज साहबान मौजूद थे हाई कोर्ट में, बड़े बेहतरीन जजेस थे। लेकिन मलिक क़य्यूम साहब की कानून के ऊपर जो बेशुमार ग्रिप है वो उनमें से किसी के पास नहीं थी। मलिक क़य्यूम साहब पाकिस्तान के आइन के ऊपर ग्रिप रखते थे, फ़ौजदारी मुकदमात पर ग्रिप रखते थे, बेहतरीन जज साहिबान में से भी थे। और उसके बाद फिर जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, ज़ाहिर है वो चैम्बर वर्क करते रहे थे। और चैम्बर वर्क में भी उन्होंने, अब अगर उनकी चैम्बर वर्क की मिसाल दें तो उनके बेटे जो हैं साहबजादे मोहम्मद अहमद क़य्यूम, वो आप उनको देख लें, जिससे एक अक्स शबी नज़र आती है कि उनके वालिद
अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मलिक मोहम्मद अहमद क़यूम साहब जो आज इंतकाल कर गए हैं, वो कितने लर्नड होंगे। और फिर बात ये की जाए कि मलिक मोहम्मद क़यूम साहब जो है वो बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन साथी, बेहतरीन बाप, जैसे मोहम्मद अहमद क़यूम साहब से भी हमारी डिस्कशन होती है, बड़े शफीक। जब इनके ऑफ़िस में कभी हम इनका इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं तो बड़ी शफ़क़त के साथ, बड़े प्यार से वो उसको डील करना, मिलना, बिठाना, सख्त से सख्त सवालात के भी बड़े प्यार से जवाब देते थे। बहरहाल अब वो हमें नहीं रहे। उनके जो नमाज जनाजा आज जामिया अशरफिया में अदा की गई है और उसमें जज साहबान, साबिक जज साहबान, ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी तादाद में, कुछ सियासतदानों ने भी शिरकत की। बड़ा जनाजा था उनका जो आज जामिया अशरफिया में अदा कर दिया गया। नाज़रीन, शादाब रियाज़ को इजाज़त दीजिए। इस जुमे इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।